हेलो गाइज जी, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग देखिएगा टॉप हम हिंदी के पूरे 36 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये आपके प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए पीपीटी तैयार की गई है और पूरी आप प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। काफ़ी अच्छी आज की वीडियो होने वाली है। चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, रस 3 प्रकार के, 9 प्रकार के, 8 प्रकार के कि 7 प्रकार के। जब आप इसको कवर करिएगा और देखिएगा रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या अगर पूछेगा तो आप 8 के साथ जाइएगा, लेकिन रसों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस वात्सल्य रस है, करुण रस है कि भक्ति रस है कि आपका शांत रस है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वह शांत रस को कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास कि द्विगु समास कि बहुब्रीहि समास कि कर्मधारय समास? याद रखेगा, जो पंचवटी है, याद रखेगा एक समास है जो कि संख्यावाची शब्दों का बोध कराता है और उस समास का नाम है प्यारे द्विगु समास। द्विगु समास क्या है दोस्तों? पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। इसको आप लोग ध्यान रखेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? भयानक का होता है कि वीर का होता है कि विभत्स का होता है कि आपका रौद्र का होता है? याद रखेगा, क्रोध जो होता है वह रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तो तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का जो अर्थ है, एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना और बहुत गरीब होना। तो इसको याद रखेगा, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का मतलब होता है कि झूठी दिखावा कराना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है? परिश्रम अधिक और फल कम मिलना, कम परिश्रम करके बहुत मिलना और श्रम करने पर कुछ न मिलना और परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम मिलना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, गुरु किसका विलोम शब्द है? अध्यापक का है कि छात्र का है कि आपका निम्न का है कि लघु का है? याद रखेगा, लघु और गुरु आपका हिंदी के 2 वर्ड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लघु को आपका 1 से और गुरु को आपका 2 से दर्शाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेगा। गुरु किसका विलोम शब्द होता है? तो लघु का विलोम शब्द होता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? गरल का विलोम शब्द जल होगा, सुधा होगा, शरबत होगा कि आपका जूस होगा? इस बात को याद रखिएगा। तो जो गरल का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सुधा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधा को अमृत के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? तोता का पर्यायवाची सुआ है कि सुग्गा है कि सुख है कि ये सभी हैं? याद रखेगा, जो तोता का पर्यायवाची शब्द होता है ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना का क्या अर्थ होता है? मतलबी होना, होशियार होना कि मूर्ख होना कि आपका अनुभव होना? याद रखेगा, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वही उड़ती चिड़िया के पंख गिनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विपिन का पर्यायवाची क्या होता है? विपिन का पर्यायवाची विकास होता है, बांसुरी होता है, जंगल होता है कि इसका स्थिरता होता है? तो जो विपिन शब्द होता है इसका पर्यायवाची जो होता है वो जंगल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? आपका कर्मधारय समास में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, अधिकरण में होता है कि इनमें से कोई नहीं? याद रखेगा, जो अधिकरण है समास है ही नहीं। अब 2 समास में आपको देखना है। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है या आपका इसमें उपसर्ग होता है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यायाम में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है? तो व्यायाम में जो आपका है यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि रूप क्या होगा? सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? सत धन आर्ग होगा, सत्य धन मार्ग होगा, संत धन मार्ग होगा कि सत्य धन मार्ग होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि होगा। क्या होगा दोस्तों? व्यंजन संधि होगा और सत धन मार्ग हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की कि पूर्वी हिंदी की? दोनों को ध्यान दीजिएगा, जो खड़ी बोली किस हिंदी की बोली होती है? तो पश्चिमी हिंदी की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि आधुनिक काल है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो उसने पढ़ा था कभी, वह बात कहा जो बीत गई है, जो बहुत कभी पहले पढ़ा था, तो इसमें क्या होगा? आपका भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? याद रखेगा वे शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताएं। पुराना क्या है दोस्तों? विशेषता है, इसलिए वाक्य क्या है? विशेषण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर की बात करेंगे। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? याद रखेगा जो वह शब्द है ना, वो क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा संज्ञा है नहीं, आपका क्रिया है नहीं, अव्यय है नहीं। तो याद रखेगा राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? जब देखिएगा कारक में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग होने में, जो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकार में उपसर्ग क्या है? याद रखिएगा सा उपसर्ग है कि आर उपसर्ग है कि साक उपसर्ग है कि स उपसर्ग है। जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा कि साकार में जो दोस्तों स धन के आकार होता है, स में साकार में आपका स उपसर्ग है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। याद रखिए ये चिड़िया शब्द है जो आप लोग देख लीजिएगा, ये एक शब्द एक चिड़िया के लिए लिखा जाता है, लेकिन जब यह शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो यह अनेक चिड़ियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, खरोष्ठी लिपि से हुआ है कि देवनागरी लिपि से हुआ है कि सिंधु लिपि से हुआ है? याद रखिएगा जो देवनागरी लिपि है जो कि आपकी हिंदी की लिपि कही जाती है, और देवनागरी लिपि का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी होती है? अगर हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या बात करें 15 होती है, 18 होती है, 22 की 25? याद रखेगा हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या होती है प्यारे 18। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही शब्द क्या है? याद रखेगा दही शब्द आपका स्त्रीलिंग है कि आपका पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे जो दही शब्द है ये दोस्तों क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बानर का तद्भव रूप क्या है? बानर का तद्भव रूप आपका वांदर है, बांदर है कि वानर है कि बंदर है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बानर का तद्भव रूप बंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है कि पश्तो भाषा का है कि पुर्तगाली का है कि आपका फारसी का है? याद रखेगा जो अलमारी है वह पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द की बात करेंगे तो केला का जो तत्सम शब्द होता है केलकह, कदरलिक होता है कि कदलिक होता है कि कदली होता है? तो जो केला का तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो कदली होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा चाय जो कि चाय आपका चीन से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, जापान से कि अंग्रेजी शब्द है कि फ्रेंच है कि चीनी? तो बहुत आसान है कि जो चाय शब्द है दोस्तों वह चीनी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या है, या भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, शब्द कहते हैं कि आपका वर्ण कहते हैं कि आपका स्वर कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई जो होती है प्यारे उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या अंत्यस्थ व्यंजन है? या अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या प्यारे 4 होती है, और यह व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ब वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। खर किसका प्रवाची शब्द है? खर दोस्तों ये दोस्तों जो खर है ना, खर किसको कहा जाता है? खच्चर को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कहीं है दोस्तों गद्दा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खर जो होता है खच्चर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर की बात करेंगे। 32 नंबर है सुधाकर शब्द किसका प्रवाची शब्द है? तो सुधाकर सिंधु का प्रवाची शब्द है, जलाशय का कि बादल का कि चंद्रमा का? याद रखिए जो सुधाकर है शब्द दोस्तों यह चंद्रमा का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर की बात करेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। दर्शनाभिलाषी होता है कि दर्शनाभिलाषी ऐसे लिखा जाता है, दर्शनाभिलाषी ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है आप देखिएगा और इसमें आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जो दर्शनाभिलाषी शब्द है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैसे लिखा गया ना ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इन दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे घ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? घ जो है वह क वर्ग का वर्ण है, और क
क वर्ग के वर्णों की उत्पत्ति जो होती है प्यारे वो कंठ से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा मूर्धा है, यहाँ पे आपका दंत है, दंत की उत्पत्ति जो त वर्ग के होते हैं उनकी होती है, याद रखिएगा। और च वर्ग की होती है दोस्तों, वो उसकी जो होती है वो तालु होती है, और मूर्धा जो होती है वो ट वर्ग की होती है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ऐसे इनकी उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र, नवरात्रियों का समूह दोस्तों, इसे बोलेंगे तोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 शब्द है, संख्यावाची है, और जिस भी समास में संख्यावाची आए उसमें द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा ऐसा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो गुणवाचक जो गुण बताने का काम करे दोस्तों, लाल फूल जो फूल का गुण बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे 36 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म, बहुत कम समय में इसको हमने कवर किया। अब दीजिए अभिषेक को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब